हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। आज से हम लोग नए सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको 12th बोर्ड एग्जाम के 2009 से लेकर 2022 तक के सभी विषयों के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देने वाले हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग 12th बोर्ड एग्जाम 2009 के हिंदी के क्वेश्चन पेपर का ऑल टू ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाले हैं। चाहे वह सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो, सभी को विस्तार पूर्वक अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। साथ ही साथ बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन आज से आपको पूरा वीडियो मिलता रहेगा। यह सीरीज आगे भी चलता रहेगा और आपको यह भी पता चल जाएगा कि 2009 में किस तरह का पैटर्न था, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते थे। जैसे सब प्रसंग व्याख्या वाले प्रश्न, ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व इसीलिए करते हैं क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मेन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण में सब प्रसंग व्याख्या वाला एक प्रश्न बताते हैं आपको कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ये 2009 में पूछा गया है, 11 में और 19 में, 18 में ये पूछा गया है क्वेश्चन। दूसरा है धनी स्वपुरुष जस कीर्ति जासु फूल मरे पे मरे ना बासु। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं अक्सर। तो चलिए सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो सिर्फ आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका हिंदी 12th 100 अंक 2009 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए बिना समय को गवाए सभी प्रश्नों का उत्तर पाते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि छायावाद की 5 विशेषताएं बताइए। देखिए यह प्रश्न अक्सर आपको कोई जल्द नहीं बताएगा और यह प्रश्न जल्दी समझ में भी नहीं आता, लेकिन हम आपको इसके इतिहास से लेकर बताते हैं कि छायावाद शब्द आया कहाँ से है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो हिंदी साहित्य है उसके इतिहास के बारे में बात करते हैं तो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है आदिकाल, जो 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक चला था। आदिकाल के बाद आता है भक्ति काल, जो 1375 ईस्वी से 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक चला था। उसके बाद भक्ति काल के बाद आता है रीति काल, जो 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक चला था। और उसके बाद चौथा जो है वह आधुनिक काल आता है, जो 1900 ईस्वी से चला था, वह आगे अभी भी चल रहा है। तो फिर जो है 4 भागों में बांट दिया हिंदी साहित्य को, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। पुनः आधुनिक काल को बहुत सारे भागों में बांटा जाता है, लेकिन प्रमुख 3 भागों में बांटा जाता है, जिसके अंतर्गत प्रथम में आता है भारतेंदु युग, जिसमें भारतेंदु के नाम पर यह युग पड़ा था क्योंकि उन्होंने हिंदी पर बहुत ही अच्छे प्रभाव डाले थे अपना, जिस कारण से बहुत सारे कवियों ने, गद्यकारों ने उसका अनुसरण किया था। तो पहला हो गया भारतेंदु युग, और दूसरा आता है द्विवेदी युग, और तीसरा में आता है छायावाद। तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बाद आता है छायावाद युग। तो हमें छायावाद युग के बारे में ही पढ़ना है। तो पहले जानते हैं यह क्या है और फिर इसके विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। तो जो छायावाद है यह द्विवेदी युग के बाद आया हुआ काल है, और इसका स्टार्ट जो है यह 1920 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक चला था, या 40 ईस्वी तक चला था। यहाँ पर हर जगह अलग अलग दिया रहेगा आपको। तो लिखना है छायावाद जो है वह 1920 से 1936 ईस्वी तक चला हुआ युग है, और यह द्विवेदी युग के बाद आया हुआ था। देखिए इसके परिभाषा को स्पष्ट अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन बहुत सारे विद्वानों के द्वारा इसका कुछ परिभाषा दिया गया है, और अपना भी परिभाषा हम आपको बताएंगे। देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा जो है ना छायावाद का परिभाषा यह दिया गया है कि परमात्मा की छाया जब आत्मा में पड़ती है और आत्मा की छाया जब परमात्मा में पड़ती है तो उसी को छायावाद कहा गया है। इसका अर्थ है कि जिस तरह से छायावाद के, देखिए छायावाद में जो है प्रकृति हो गया, फूल हो गया, पेड़ पौधे हो गए, उसे इस तरह से वर्णन किया गया है कि उसमें परमात्मा रूपी स्वरूप का वर्णन किया गया है, वह छायावाद के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत व्यक्तिवाद, मानवता, प्राकृतिक चित्रण, नारी सौंदर्य और जाके मानवतावादी, ये सभी का वर्णन हम छायावाद में करते हैं। ये हो गया। और जाके इसमें आपके बुक में भी दिया गया है छायावाद में जयशंकर प्रसाद, जो तुमुल कोलाहल कला में
के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, वह जो है छायावाद काव्य पढ़ा के प्रवर्तक माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद। और सर्वप्रथम जो है छायावाद शब्द का प्रयोग जो है मटुकधर पांडे ने किया था। वह अपनी मतलब उन्होंने अपने एक पत्रिका में छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और छायावाद के अंतर्गत हम प्रकृति के बारे में जानते हैं, व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, और प्रकृति को के सौंदर्य के बारे में जानते हैं। ये सभी चीज़ों का वर्णन जिसमें किया जाता है उसी को छायावाद कहा गया है। और यह कितना ईस्वी से चला था? तो 1920 से 1936 ईस्वी तक चला था। अब इसके विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो इसमें व्यक्तिवाद की प्रधानता होती है। आपको लिखना है कि इसमें व्यक्तिवाद की प्रधानता होती है, अर्थात छायावाद के 4 कवि जाने जाते हैं। एक सुमित्रा नंदन पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी, निराला जी और महादेवी वर्मा जी, ये सभी छायावाद युग के कवि थे। और इन्होंने प्रकृति को बड़े ही अच्छे तरीके से वर्णन किए थे। तो इसका विशेषता में पहला लिख देना है आपको, इसमें व्यक्तिवाद की प्रधानता है, जिसके अंतर्गत कवि सुख दुख हर्ष उल्लास को जो है ये सभी वाणी को अपने शब्द के माध्यम से वर्णित करते थे। और इसमें मानवतावादी का भी प्रधानता है। और इसके अंतर्गत प्रकृति को चित्रित किया गया है। प्रकृति में विभिन्न घटनाओं के सौंदर्य को ये बड़े ही अच्छे तरीके से बखान करते हैं। और चौथा में इसमें कल्पनाशीलता है, और साथ ही साथ इसके अंतर्गत नारी सौंदर्यता का भी वर्णन किया गया है। ये सब हो गए इसके विशेषता। तो आशा है कि आप इसके विशेषता को लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसी का अथवा में है कि कबीर या सूरदास या तुलसीदास का कवि परिचय लिखिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ही ज़्यादा समय चला गया है, लेकिन आपको समझना है और हम आपको अच्छे तरीके से समझाते हुए चलेंगे। तो इसमें जैसे सूरदास हो गया या तुलसीदास हो गया, इसका आपके बुक में दिया गया है कवि परिचय, आप चाहे तो लिख सकते हैं। फिर भी हम आपको बता देते हैं किस तरह से आपको लिखना है। जैसे सूरदास के बारे में बात करते हैं तो कृष्ण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि के रूप में सूरदास जाने जाते हैं, और यह हिंदी के एक श्रेष्ठ कवि भी थे। और जो है ना यह गायक भी एक तरह से थे, जो कोमल गीतकार, मधुर गीतों के रस युक्त गायक कवि के रूप में बहुत ही अच्छी ख्याति प्राप्त किए थे। और इनका जन्म जो है वह दिल्ली से 8 किलोमीटर दूर सिही नामक ग्राम में 1478 ईस्वी को हुआ था। ये सभी बेसिक बात आप लिख सकते हैं। और 6 वर्ष के बाद ये अपने घरों से त्याग कर देते हैं, और एक समय के बाद इसे जो है ना एक महाप्रभु वल्लभाचार्य से इसका भेंट होता है, जिन्होंने इसे पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। ये हो गया। उसके बाद वल्लभाचार्य का एक पुत्र जो है गोसाई विट्ठलनाथ जो है वह अपने अष्ट छाप में सूरदास जी का वर्णन किए थे। और सूरदास जी को जो है ना इसके ख्याति के लिए से अकबर के दरबार में, सम्राट अकबर के दरबार में इसे जो है ना सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, स्वीकृति नहीं दी इसकी। और इसकी मृत्यु जो है वह 1583 ईस्वी में हो गई थी। और इसके प्रमुख आपको रचना में लिख देना है कृतियाँ। तो इसके प्रमुख रचना में सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, ये सभी इनकी कृतियाँ थे। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए आपको बहुत ही कम समय में खींचते हैं तो स्वप्रसंग व्याख्या वाले प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको 3 बातों का पता होना अति आवश्यक है कि यह पंक्ति या यह श्लोक रहेगा तो श्लोक हो जाएगा, या दोहा रहेगा तो दोहा हो जाएगा, या पंक्ति रहेगा तो पंक्ति, कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, और उसके लेखक कौन है, और इसका भाव क्या है इस अर्थ का। ये 3 बातें आपको पता रहेगा तो आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे में हम आपको सभी का उत्तर बता देते हैं, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुणदोष प्रकट नहीं होता है। इसका अर्थ है, देखिए पहले आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक द्विगंत भाग 2 के चैप्टर बातचीत ललित निबंध से लिया गया है, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित ललित निबंध बातचीत से लिया गया पंक्ति है, जिसके माध्यम से गद्यकार या कहानीकार या बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत के महत्व को उद्घाटित करते हुए कहना चाहते हैं कि मनुष्य जब तक बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। इसका अर्थ आपको आप लिखना है कि बालकृष्ण भट्ट जी ने बातचीत के महत्व को उद्घाटित करते हुए बताया है
कि किसी भी मनुष्य के रूपों का साक्षात करने के लिए, उसके अंदर के भावनाओं को जानने के लिए उससे बातचीत, अर्थात वह जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होगा। इसके कहने का अर्थ है कि मनुष्य जब तक बोलता नहीं है तब तक हम उसके गुणों का पता नहीं लगा सकते हैं कि वह अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है। और इसी अध्याय में जॉन बेंजनसन ने कहते हैं कि मनुष्य जब तक बोलेगा नहीं तब तक उसके रूपों का साक्षात्कार नहीं होगा कि वह किस टाइप का आदमी है। तो इसका अर्थ आपको कुछ इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद देखिए दूसरा है, अथवा में बिना फेर घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो इसका अर्थ लिखना है, आप सिर्फ आपको सुनना है, आप सुनते जाइए, आपको याद हो जाएगा। देखिए ये वाला जो है ना, बिना फेर घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह बहुत ही मतलब जटिल है, आप जल्दी समझ नहीं पाइएगा इसके अर्थ से, लेकिन यहाँ पर आपको समझा देंगे हम। देखिए यह पंक्ति पहला नंबर कहाँ से लिया गया है, तो उसने कहा था चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। तो इतना बात पता है और इसका अर्थ पता रहेगा तो आपको लिखना है कि चंद्रधर शर्मा द्वारा रचित कहानी उसने कहा था से लिया गया पंक्ति है, जिसके माध्यम से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कहते हैं, गुलेरी जी क्या क्या कहते हैं उसको दो भागों में बांटकर हम आपको समझाते हैं। बिना फेर घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। बिना फेर घोड़ा बिगड़ता है कहने का अर्थ है कि घोड़ा का काम होता है लड़ना, मतलब घोड़ा का काम होता है दौड़ना और सिपाही का काम होता है लड़ना। अगर घोड़ा अगर दौड़ेगा नहीं, चलेगा नहीं, मिट्टी में लेटेगा नहीं, तो वह धीरे धीरे आलसी बन जाएगा। अगर घोड़ा को आप एक स्थान पर बांध दिए, उसे अपना काम करने के लिए आप नहीं दे रहे हैं, उसका काम है सामान को ढोना, दौड़ना, नहीं दे रहे हैं, तो वह धीरे धीरे कुंद हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। फिर अगर आप चाहिएगा कि उसे हम उस तरह से काम करा ले तो आप नहीं करा पाइएगा। उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। और बिना लड़े सिपाही मतलब सिपाही को अगर आप बॉर्डर पर सिर्फ रख दीजिएगा, उसे अपने सैनिक प्रतिभा को वहाँ पर उद्घाटित करने नहीं दीजिएगा, तो वह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। तो इसमें लहना सिंह के बारे में कहा गया है कि लहना सिंह तो बॉर्डर पर चले गए हैं, लेकिन उच्च अधिकारी जो है ना, उसे अनुमति ही नहीं देता है लड़ने के लिए। तो कहा, इसी में कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को उसे अपने काम करने नहीं दिया जाएगा तो वह कुंद पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, और वह फिर जिस तरह से आप उसे काम कराना चाहेंगे वह उस तरह के काम नहीं कर पाएंगे, लहना सिंह बोलते हैं। और लहना सिंह इसमें कहते हैं कि अगर मुझे ऊपर वाले से अनुमति मिल जाता, मौका मिल जाता, तो 7 जनवन को हम अकेला ही निपटा देंगे। उसका ये अर्थ था। तो इस तरह से आपको अर्थ लिख देना है कि जिस तरह से घोड़ा को दौड़ना होता है, चलना होता है, उसी प्रकार से सिपाही को जो है वह लड़ना होता है, सिपाही अपने प्रतिभा को दिखाना होता है। उसी प्रकार से इसमें सिपाही को जो है ना अपने काम करने से वंचित किया जाता है, लहना सिंह को। तो इस तरह से वहां पर ये वाक्य का प्रयोग किया गया था पंक्ति का। उसके बाद देखिए है, मिश्री दही माखन मिश्रित करी, मुख नाबत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नाबत 100 छवि कहत न बनिया। ये देखिए 4 ही क्वेश्चन, थोड़ा लॉन्ग है, आपको समझाने में लग रहा है, उसके बाद तो सब शॉर्ट ही है, शॉर्ट ही हो जाएगा। तो यह जो पंक्ति है ना, यह लिया गया है सूरदास के पद से। तो आपको लिख देना है कि प्रस्तुत पंक्ति या सूरदास द्वारा रचित पंक्ति है, रचित पद से लिया गया है, जिसके माध्यम से सूरदास ने श्री कृष्ण के बचपन के खाने की प्रक्रिया के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण नंद रानी की गोद में बैठकर खाना खा रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं और कुछ भूमि पर गिरा रहे हैं। यह दृश्य बड़े ही मनमोहक लगता है और श्री कृष्ण को मक्खन से विशेष रुचि है और वह दही मक्खन को मिलाकर नंदरानी जो है वह श्री कृष्ण को खिला रहे हैं और कुछ अपना भी खा रहे हैं। और इस दृश्य का वर्णन करते हुए सूरदास को नहीं बनता है, और यह श्री कृष्ण और यशोदा का जो आनंद है यह तीनों लोकों में नहीं है। तो इस तरह से आपको इसका अर्थ लिख देना है। उसके बाद देखिए बहुत ही मोस्ट VVI है, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे ना बासु। इस पंक्ति जो है मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित करबक से लिया गया है, जिसमें मलिक मोहम्मद जैसी जी जो है वह किसी भी व्यक्ति के गुण को महानता देते हुए कहते हैं, क्योंकि मलिक मोहम्मद जैसी खुद रूप से हीन थे, चेचक हो गया था और एक बाएं आंख से वह अंधे थे। तो उन्होंने खुद भी अपने ऊपर कहा था कि रूप से नहीं गुणों से पहचाना जाता है, हमारे अंदर गुण है इसीलिए लोग हमें आज पढ़ रहे हैं। तो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि पुरुष के गुणों को बखान करते हुए कहते हैं कि धन्य है वह पुरुष, धनी स पुरुष
मतलब धन्य वह पुरुष जिसके अंदर गुण है, जिसके अंदर यश है, कीर्ति है, वह धन्य है, वह इस संसार में अमर है। क्योंकि फूल मरे पे मरे न मासू, फूल भले ही मर जाए, जैसे गुलाब का फूल है वह भले ही मर जाता है लेकिन उसका सुगंध जो है वह कभी नहीं मरता है, सुगंध से उसकी पहचान होता है। उसी प्रकार से जो धन्य, जो महान पुरुष होते हैं जो उसकी पहचान है, उसकी पहचान गुणों से होती है। तो इसका अर्थ यही है कि पुरुष को गुण से ही उसकी पहचान की जाती है और फूल को उसकी सुगंध से ही पहचाना जाता है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें देखिए ऑब्जेक्टिव कम पूछा जाता था पहले, ये आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो वह सूरदास कवि के पूज्य थे। तो इसका घ हो जाएगा आंसर राइट, सूरदास। उसके बाद है आपकी पाठ्य पुस्तक में, यहाँ पर देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है, तो कबीर और सूरदास के बारे में है। खो हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जूठन क्या है, तो जूठन जो है वह एक आत्मकथा है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। देखिए यहाँ पर आत्मकथा क्या होता है, तो आत्मकथा वो होता है जो अपने जीवन, आत्म मतलब अपने स्वयं की कथा जो सुनाता है, मतलब अपने जीवन से जुड़े कोई घटना हो गया उसी के बारे में इसमें वर्णन किया गया था। जूठन, जूठन मतलब जूठा खाना भी लेखक जी कभी खाए थे उस समय, तो उसी का वर्णन है। आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता है। उसके बाद देखिए है किस पाठ में यह उद्धरण आया है, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो यह सिपाही की मां का है, जिसमें सिपाही के रूप में मोहन, इसके लेखक मोहन राकेश जी हैं। जो सिपाही है वह मानक है। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न है तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है, तो तिरिच कहानी के कहानीकार उदय प्रकाश जी हैं। तिरिच जो है वह छिपकली के जैसा ही एक जानवर है, जिसे हमारे यहाँ तो भिटकोय कहा जाता है, कहीं जगह फिटार भी कहा जाता है, इसमें विष नहीं होता है। तो इसी का इसमें वर्णन है कि इसके लेखक के पिताजी को काट लेता है वह तिरिच नाम का जानवर। उसके बाद देखिए सही जोड़े का मिलान करें। देखिए इसमें जोड़े का भी मिलान करने वाला प्रश्न पूछा जाता था। तो पहले है जी कृष्णमूर्ति अर्थात जिद्दू कृष्णमूर्ति, तो वह शिक्षा पाठ के लेखक थे, तो हो जाएगा क का हो जाएगा शिक्षा। फिर है अज्ञ जी रोज कहानी के लेखक थे, तो इसका हो जाएगा सी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद ख का हो जाएगा 3, ख का 3 हो जाएगा। और तुमुल कोलाहल कला में जयशंकर प्रसाद, याद कीजिए ऊपर में बताए थे, जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के प्रमुख कवि थे। उसके बाद गांव का घर के हैं ज्ञानेंद्र पति, और जाके हार जीत के लेखक हैं अशोक वाजपेयी। तो इस तरह से आपका पूरा क्लियर हो गया मिलान वाला। एक बार दोहरा देते हैं, जी कृष्णमूर्ति हो जाएगा शिक्षा के, अज्ञ जी हो जाएंगे रोज चैप्टर का, तुमुल कोलाहल कला में हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, और गांव का घर में अशोक वाजपेयी, और हार जीत में ज्ञानेंद्र पति। उसके बाद देखिए आगे आप रिक्त वाला भी प्रश्न को सॉल्व करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिस पुरुष में नारित्व नहीं वह डैश है, तो वह अपूर्ण है। जिस पुरुष में अगर नारित्व नहीं है तो वह अपूर्ण है। फिर उसने कहा था कहानी का नायक है, तो कहानी का नायक कौन था, तो लहना सिंह। फिर है गौ में वसुंधरा भोगी मानव और डैश मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो धर्माध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। फिर है प्रात नभ था बहुत डैश शंख जैसे नीला, एकरा में हो जाएगा नीला। फिर है अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर राम। फिर उसके बाद देखिए किन्हीं 5 के वाक्य बनाकर लिंग निर्णय करें, ये बताएंगे आपको। फिर है किन्हीं 5 का मुहावरा प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट करें, ये भी प्रश्न बताएंगे। उसके बाद समास विग्रह करने वाला है। फिर है किन्हीं 5 के संधि विच्छेद करे। फिर है किन्हीं 5 शब्दों से विशेषण बनाए, ये सभी प्रश्न आपको यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद निबंध का प्रश्न है, ये सभी प्रश्नों को चलिए सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देते हैं, उसके बाद जो है ना समास वाला वो भी कर देंगे क्वेश्चन, पहले लॉन्ग कर लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो ये सभी प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। जैसे हरिचरण को हरिचरना क्यों कहा गया है, अधिनायक का क्या अर्थ है, वाक शक्ति ना होती तो क्या होती, ये फर्स्ट चैप्टर का ही है बातचीत से। तो इसका आंसर आपको शॉर्ट में लिख देना है कि वाक शक्ति अगर नहीं होती तो यह संसार पूरा गूंगा हो जाता, लोग अपने मन की भावों को
मन के विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट ही नहीं कर पाता, क्योंकि यह संसार ही, सृष्टि ही गूंगा पड़ जाता। फिर है नारी में पुरुष का गुण और पुरुष में नारी का गुण होना चाहिए या नहीं? तो आप कहिएगा नारी में पुरुष का गुण और पुरुष में नारी का गुण हो अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि नारी और पुरुष एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। क्योंकि आज के युग में नारी के क्षेत्र में पुरुष काम कर रहे हैं एवं पुरुष के क्षेत्र में नारी काम कर रहे हैं। जैसे होटलों वगैरह में जो है खाना बनाने का काम अभी पुरुष कर रहे हैं, जो काम बड़े बड़े हैं उसमें स्त्री भी भाग ले रही है। तो इस तरह से दोनों का जो है ना समावेग जरूरी है, समावेश जरूरी है। फिर है पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी भितिहरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। पुंडलिक जी भितिहरवा आश्रम के शिक्षक थे, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद गांधी जी ने उन्हें बेलगांव से सन 1917 में बुलाया था और शिक्षा देने के लिए, ग्रामीणों में भय दूर करने के लिए भी पुंडलिक जी को बुलाए थे। कहाँ पर बुलाए थे? तो पश्चिम चंपारण में। फिर ओसदानीरा किस नदी के ओसदानीरा किस नदी के लिए कहा गया है? तो यहाँ पर आपको इसका शॉर्ट में ही आंसर लिखना है कि ओसदानीरा परम पावन नदी गंडक के लिए कहा गया है, क्योंकि ओसदानीरा चैप्टर में गंडक नदी का ही वर्णन किया गया है। उसने कहा था दिव्य प्रेम पर प्रणोत्सर्ग की कहानी है या नहीं? तो यह भी लिख सकते हैं कि उसने कहा था शीर्षक कहानी दिव्य प्रेम की कहानी पर आधारित है, क्योंकि लहना सिंह के बचपन की प्रेमिका की शादी सूबेदार हजारा सिंह के साथ हुई थी, ये आपको भी पता है। और संयोगवश लहना सूबेदार जो हजारा सिंह के अंदर ही फौजी था, तो उसमें जो है ना उसकी जो प्रेमिका थी उसने वादा किया था कि हमारे पति और जो है ना बेटे का रक्षा करना। तो इस तरह से उसमें प्रेम की कहानी को दर्शाया गया था। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर पत्र लिखने वाला आप लिख सकते हैं, इसका फॉर्मेट भी होता है, इसका अलग भी वीडियो बनाएंगे। और उसके बाद संक्षेपण वाला बता देते हैं। देखिए संक्षेपण आप कैसे कीजिएगा, जब भी संक्षेपण का प्रश्न है तो जितना शब्द दिया गया है ना उसमें से आपको आधा शब्द में करना। इससे 80 रहेगा तो 40 शब्दों में मानिए उसका संक्षेप आपको कर देना है। तो इसे आप पढ़िएगा। तो इसका शीर्षक आप दे सकते हैं भारतीय भाषा एवं संस्कृति, और इसका जो आप लिख सकते हैं संक्षेपण में आप इस तरह से लिखते हैं भारतीय भाषा एवं संस्कृति, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भाषा आदि को गौण मानना हमारी सबसे बड़ी भूल है। जो भारत की भाषा है, सभ्यता है, संस्कृति है, अगर आप इसे नहीं मानिएगा तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। यही कारण है कि आजकल अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग अपने संस्कृति के हाय की दृष्टि से देखते हैं, बड़े ही घृणा की दृष्टि से देखते हैं, और दो शब्द अंग्रेजी बोलकर स्वयं को महानता सिद्ध करना चाहते हैं। यही जो है उसकी बड़ी भूल है। और हजारी प्रसाद इसमें जो है ना आप पढ़े होंगे 10th में, जो है ना किसका भूल गए हैं, भरत ही नाम किसी था, उसमें उन्होंने बताया था कि बोल सकत हिंदी नहीं, मिलिए कोई हिंदी लोग अंग्रेजी भाखन करत। मतलब वह हिंदी तो बोल नहीं सकता है, जब हिंदी लोग मिलता है तो वह शर्मा जाता है, मतलब बोल ही नहीं पाता है उसके सामने एक भी शब्द। तो इस तरह से हो गया इसका अर्थ संक्षेप। तो चलिए अब इसके ऑब्जेक्टिव जो मिलान को छोड़कर जो लिंग निर्णय और अर्थ स्पष्ट करने वाला, मुहावरे का संधि विच्छेद, समास विग्रह, ये सभी करते हैं क्वेश्चन। ये सभी आसानी ही आप पुटसिना कर सकते हैं। पहला था लिंग निर्णय करने वाला, तो उसका देखिए इसमें है दही। तो दही पुल्लिंग है, जैसे उदाहरण में आपको वाक्य बनाना है दही खट्टा है। फिर दूसरा है कि हार, तो हार में यह स्त्रीलिंग है हार, मेरी हार हो गई। आपको भी मन में इसका वाक्य बनाना है और लिख देना है। फिर है ना, ऐसा नहीं कि आप इसी तरह से लिख सकते हैं, अपना भी बनाकर लिख सकते हैं। फिर है ना पुल्लिंग, ना कहना अच्छा नहीं है, ना पुल्लिंग है। फिर है जेब, स्त्रीलिंग है, जेब फट गई। फिर है गंध, स्त्रीलिंग है, मिठाई की गंध अच्छी लगती है। फिर है कष्ट, कष्ट भी स्त्रीलिंग है, मुझे बहुत कष्ट हो रही है। ये सभी आप बचपन से ही पढ़ते आए होंगे लिंग निर्णय करने वाले प्रश्न। फिर उसके बाद मुहावरे का वाक्य द्वारा प्रयोग करना है और उसका अर्थ भी बताना है। जैसे घी के दिए जलाना, अत्यंत प्रसन्नता जाहिर करना, तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओ, मैं घी के दिए जलाऊंगा। देखिए इसमें घी के दिए जलाना, इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं, तो इसका अर्थ होगा अत्यंत प्रसन्नता जाहिर करना। फिर है मीठा मीठा गप, मतलब बहलाना या फुसलाना। राम दूसरे से हमेशा मीठा मीठा गप करता है, या मोहन दूसरे से हमेशा मीठा मीठा गप करता है। इसमें आप अपना भी वाक्य बना सकते हैं। 9 2 11 होना, भाग जाना, चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो गए। या टीचर को देखते ही, जो शिष्य है टीचर को देखते ही विद्यार्थी 9 2 11 हो गया। गलती किया होगा। फिर है आंखें चार होना, प्यार होना, मानो
मोना को देखते ही रमेश की आंखें चार हो गई। फिर है कान पर जू रेंगना, मतलब ध्यान ना देना। परीक्षा नजदीक आ गई, फिर भी मोहन के कान पर अभी तक जू ही नहीं रेंग रहा है, जू तक नहीं रेंग रहा है। तो ये हो गया। फिर उसका बाद है करवा करवा थू, मतलब गलत बातों का त्याग। राम ने मोहन की कड़वी बातों पर करवा करवा थू कहकर त्याग दिया। फिर आगे कुआं पीछे खाई, मतलब सभी तरफ खतरा होना। फिर है श्याम जो भी कार्य करता है उसे आगे कुआं पीछे खाई ही दिखाई पड़ता है। एक पंथ दो काज, ये देखिए बहुत अच्छा है। दोहरा लाभ, मतलब जब मैं पटना आऊंगा तो राजगीर भी चला जाऊंगा, इससे मेरा एक पंथ दो काज होगा। फिर उसके बाद देखिए समास विग्रह वाला प्रश्न है मार्ग व्यय। तो मार्ग व्यय का समास विग्रह होगा मार्ग का व्यय। यह कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। क्यों द्वंद्व समास है? क्योंकि जिसके बीच आपको योजक चिन्ह दिखाई दिया होगा और जो एक दूसरे के विपरीत लगेगा वह द्वंद्व समास होगा। फिर नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, है जिसका, तो ये जब आएगा शब्द तो आपको कर्मधारय समास पहचान लेना है। उसके बाद है फिर है इधर उधर। इधर उधर क्या है? तो इधर और उधर, इसमें भी योजक चिन्ह, ये जो है ना इसी को योजक चिन्ह कहा जाता है। तो यह हो जाएगा द्वंद्व समास। फिर यथा शीघ्र, यथा और शीघ्र, तो यथा जो है वहाँ पर यह अव्यय है, तो जिसमें पहला अक्षर या शब्द अव्यय रहेगा वह अव्ययी भाव समास होगा। तो इसमें हो जाएगा यथा और शीघ्र, इसका समास विग्रह। बाप दादा, बाप और दादा तो द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि बाप दादा के बीच योजक चिन्ह यहाँ पर नहीं दिया गया है लेकिन होता है, और यह तो इस तरह के समास द्वंद्व समास हो जाएंगे। फिर पंचानन, पांच है आनंद जिसके, तो यह हो जाएगा द्विगीय समास। देखिए इसमें जो है ना, इस द्विगीय समास उसे कहते हैं जिसका पहला शब्द जो है वह संख्यावाचक रहेगा। देखिए इसका ट्रिक है कि द्वि मतलब होता है दो, तो दो क्या है? संख्यावाचक। तो जिसका पहला शब्द संख्यावाचक होगा वह द्विगीय समास होगा। दूसरा है लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, तो यह हो जाएगा बहुव्रीहि समास। मतलब इससे साधारण अर्थ व्यक्त नहीं हो रहा है, इससे गणेश जी का बोध हो रहा है, जिस कारण से यह बहुव्रीहि समास। फिर उसके बाद संधि विच्छेद का प्रश्न था, उसको भी सॉल्व कर देते हैं। से रजनी, तो रजनी जोड़ इस, रजनीश हो जाएगा। फिर स्वागत, ये VVI है, पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में आपका। तो स्वागतम का हो जाएगा सु जोड़ आगत, स्वागत, स्वागत था यहाँ पर, तो स्वागत का संधि विच्छेद सु जोड़ आगत, स्वागतम तो सु जोड़ आगतम। फिर है अत्यधिक, तो अत्यधिक का संधि विच्छेद होगा अति जोड़ अधिक, अत्यधिक, क्योंकि यहाँ पर जो है ना तो जो है वह तो हलंत में बदल जाता है। फिर अनुच्छेद, अनुच्छेद का संधि विच्छेद अनु जोड़ छेद। फिर जल, उसके बाद देखिए इसमें जो है ना इधर है, इसके बाद उल्लेख है, तो उत जोड़ लेख, उल्लेख। यहाँ पर तो जो है वह लो अधा लो में बदल जाता है। ये सभी आपको हम बताएंगे जब संधि विच्छेद, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हितोपदेश, हित जोड़ उपदेश, हितोपदेश। उड्डयन, उत जोड़ अयन, उतयन, उड्डयन। फिर भोजन नालय, मतलब भोजन जोड़ आलय, मतलब भोजन का घर ही भोजनालय कहलाता है। गांव, उसके बाद देखिए इसका है जल का, तो हो जाएगा जलीय। इसका प्रश्न क्या था वो देख लेते हैं। अंगुआ में जो है ना विशेषण बनाने वाला शब्द था, तो जल का जलीय, कानून का कानूनी, फौज का फौजी, घर का घरेलू, गांव का ग्रामीण, विलायत का विलायती, शहर का शहरी। उसके बाद समानार्थी शब्द लिखना है आपको। ईश्वर का, मतलब एक समान अर्थ होने वाला शब्द, जैसे ईश्वर को जिसे पर्यायवाची शब्द भी समझ सकते हैं, तो ईश्वर का परमेश्वर हो सकता है परमात्मा, जगदीश, अगोचर। फिर कृष्ण का कन्हैया, गोपाल, माधव, मुरारी, मोहन, नंद, नंदलाल, ये सभी हो जाएंगे कृष्ण का समानार्थी शब्द। धन का धन, दौलत, लक्ष्मी, संपत्ति, वित्त, जैसे वित्त आयोग मतलब होता है ना, वित्त आयोग मंत्री जो है वह वित्त मतलब होता है धन। फिर पत्नी तो मौर्या, अर्धांगिनी, गृहिणी, वामा। पुत्र का बेटा, सूत, आत्मजा, तन्मय। फिर नदी का सरिता, तटनी, निम्नगा, तरंगिनी। फिर कपड़ा का वस्त्र, पट, वसन, चीर, अंबर। तो ये हो गया आपका समानार्थी शब्द। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, और आपका सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। सिर्फ आपको एक निबंध लिखने वाला वह वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आप लिख सकते हैं निबंध, जैसे मेरा भारत महान, तो मेरा भारत महान पर आप इसमें निबंध इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद के जो 2010 का क्वेश्चन पेपर है उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।